नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 5 पृष्ठ रसायन का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम कुछ भौतिक एवं रासायनिक परिघटनाएं जैसे कि कोलाइडी विलयन, जेल, इमल्शन, उत्प्रेरण एवं अधिशोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पृष्ठ रसायन के प्रथम भाग में हम सर्वप्रथम अधिशोषण के बारे में जानेंगे। अधिशोषण मुख्यतया किसी भी ठोसीय सतह पर होने वाली एक अभिक्रिया है। पृष्ठ रसायन सतह या अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित क्षेत्र है। बहुत सी ध्यान देने वाली योग्य महत्वपूर्ण परिघटनाएं जैसे संक्षारण, इलेक्ट्रोड प्रक्रम, विषमांगी उत्प्रेरण, विलीनीकरण एवं क्रिस्टलीकरण अंतरा पृष्ठ पर परिलक्षित होती है। पृष्ठ रसायन का विषय उद्योग, विश्लेषण कार्य एवं दैनिक जीवन की परिस्थितियों में कई अनुप्रयोग पाता है। मुख्यतः अधिशोषण केवल किसी भी स्थूल के सतह से संबंधित होता है। अधिशोषण के मुख्यतया दो घटक होते हैं, अधिशोष्य एवं अधिशोषक। अधिशोष्य वे पदार्थ होते हैं जो गैस या द्रव हो सकते हैं और वे अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं। अधिशोषक वे पदार्थ हैं जिनकी सतह पर अधिशोषण संपन्न होता है, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, सिलिका, जेल, जिलेटिन, स्टार्च इत्यादि। इसी प्रकार दूसरी एक भौतिक परिघटना अवशोषण है, जिसमें कोई भी ठोस या द्रव के निकाय में पूर्णतया समान रूप से कोई भी गैस अथवा द्रव वितरित हो जाता है। इस घटना को अवशोषण कहते हैं। इसी प्रकार शोषण, जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों साथ साथ चलते हैं। विशोषण एक विपरीत प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषित पदार्थ सतह से हट जाता है। अधिशोषण एवं अवशोषण में मुख्यतः निम्न प्रकार से अंतर देखने को मिलेंगे। अधिशोषण जिसमें केवल अधिशोषक की सतह पर ही अभिक्रिया संपन्न होती है, जिस पर अधिशोष्य सांद्रित होता है, जबकि अवशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अधिशोषक के पृष्ठ पर सांद्रता संपूर्ण स्थूल की तुलना में भिन्न होती है, जबकि अवशोषण में संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित होती है। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र होता है क्योंकि उसकी सभी जो साइट होती है, सतह की साइट होती है, वो मुक्त होती है, इसलिए प्रारंभ में तीव्र होता है। परंतु जैसे जैसे अधिशोषण की प्रक्रिया चलती रहती है, उसी प्रकार उसकी प्रक्रिया धीमी होने लग जाती है, जबकि अवशोषण समान गति से होता है। उदाहरण स्वरूप हम सिलिका जेल पर जल वाष्प का अधिशोषण देख सकते हैं। चारकोल भी एक प्रमुख अधिशोषक है, जबकि शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण अवशोषण की उदाहरण कहलाता है। अधिशोषण की क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि इस बात पर आधारित है कि अधिशोषक के स्थूल में आंतरिक सतह में जो कण होते हैं वो सभी चारों तरफ से पूर्ण रूप से सभी बलों से संतुलित रहते हैं, परंतु बाहरी कण केवल अंदर की तरफ से घिरे रहते हैं एवं बाहर की तरफ से किसी भी बल से घिरे नहीं होते हैं, जिस कारण इन पर एक असंतुलित आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण से पृष्ठ पर होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं अधिशोषण के रूप में देखी जाती हैं। जबकि स्थूल में चूंकि सारे कण समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से संतुलित बल कार्य करने की वजह से वहां पर किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य बलों के आधार पर हम अधिशोषण को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में मुख्यतया कोई भी गैस या कोई भी द्रव्य किसी भी ठोस या सतह पर अविशिष्ट रूप से अधिशोषित होता है, जिसकी कोई विशिष्टता नहीं होती है। ये किसी भी गैस
का ठोस की सतह पर अधिशोषण हो सकता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में कुछ विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है, जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, जिसके लिए कुछ सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में तुलना। भौतिक अधिशोषण जैसा कि आप देख सकते हैं कि वान डेर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण, जिसे रसावशोषण भी कहा जाता है, रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। क्योंकि अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य कुछ विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, जबकि भौतिक अधिशोषण में इस प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसलिए यह प्रकृति में विशिष्ट भी नहीं होता है। कोई भी गैस या द्रव किसी भी ठोसीय अधिशोषक सतह पर अधिशोषण दिखा सकती है, क्योंकि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। चूंकि भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स दुर्बल बंध पाए जाते हैं, अतः यह उत्क्रमणीय होता है। मतलब अधिशोषण एवं विशोषण दोनों विद्यमान यहाँ पे होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। क्योंकि इस प्रक्रम को होने के लिए एक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मिलने के पश्चात एक मजबूत बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार यह भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि भौतिक अधिशोषण में आसानी से द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण ज्यादा प्रदर्शित करती हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य अधिशोषक से रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, वे रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करती हैं अथवा रसावशोषण दर्शाती है। क्योंकि भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं जो कि दुर्बल होते हैं, अतः इसकी एंथैल्पी का मान भी कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में मजबूत रासायनिक बंध पाए जाते हैं, इसलिए इसकी एंथैल्पी का मान भौतिक अधिशोषण की तुलना में अधिक होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 से 40 किलोजूल पर मोल है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में 30 से 240 किलोजूल पर मोल तक एंथैल्पी का मान प्रदर्शित होता है। भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर वान डेर वाल्स बंध टूट सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे ताप बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे भौतिक अधिशोषण की दर भी कम होती चली जाएगी। जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए प्रारंभ में उच्च ताप सहायक होता है एवं उसके पश्चात ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की दर भी कम होने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभ में उच्च ताप करने पर उस रासायनिक अभिक्रिया जो कि अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य पाई जाती है, उसके लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा ताप से प्राप्त होती है एवं एक बार जब रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात यदि हम दोबारा से ताप को बढ़ाएंगे तो फिर बने हुए रासायनिक बंध फिर से टूटने लगेंगे। इसलिए बाद में रासायनिक अधिशोषण की जो दर है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार भौतिक अधिशोषण में जो भौतिक अधिशोषण की जो दर है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर बहुअणुक परत का निर्माण करता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में केवल एक अणुक परत का निर्माण होता है, जिसे हम मोनोलेयर कंसेप्ट भी कहते हैं। विभिन्न कारकों का अधिशोषण पर प्रभाव। सर्वप्रथम इसमें अधिशोषक की प्रकृति एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिशोषक की प्रकृति अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि अधिशोषक की सतह पर मिलने वाले अणुओं पर असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए पृष्ठीय सतह जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक अधिशोषण हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिशोषक का अधिक होगा, वैसे वैसे अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी। इसलिए
इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि यदि कोई भी अधिशोषक चूर्ण रूप में काम में लिया जाए तो उसमें अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूर्ण रूप में पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोसीय सतह की तुलना में अधिक होता है। दूसरा है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य वह है जो अधिशोषक पर अधिशोषित होता है। जैसे अगर हम अधिशोष्य के रूप में गैस लेते हैं तो वह गैस के क्रांतिक ताप के समानुपाती हो। इसे हम गैसों की अणुगतिक समीकरण में भी पढ़ते हैं कि जैसे जैसे गैसों का क्रांतिक ताप बढ़ता है उसका द्रवीकरण करना सहज होता है। इसलिए यदि किसी भी गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान अधिक होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक अधिकतम रेंज में उसका द्रवीकरण किया जा सकता है, या मैं कह दूं कि उसे आसानी से द्रवीकृत करना संभव होगा। एवं द्रवीकरण क्या होता है कि जब कोई गैस किसी अधिशोषक पर अधिशोषित होती है, अतः हम कह सकते हैं कि क्रांतिक ताप बढ़ने के साथ साथ उसका अधिशोषण भी बढ़ता है। इस सारणी में आप देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CO2, HCl, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान हाइड्रोजन गैस से SO2 गैस की तरफ जाने पर बढ़ रहा है, इसलिए उसी प्रकार इसका अधिशोषण की मात्रा भी उसी क्रम में बढ़ती जा रही है। यदि हम द्रव को अधिशोष्य के रूप में लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस द्रव विलयन में जितनी अधिक विलय की सांद्रता होगी वह उतना ही अधिक अधिशोषण प्रदर्शित करेगा। ताप का प्रभाव यह एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिशोषक एवं अधिशोष्य मिलकर अधिशोषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं, और हमने पूर्वों में भी देखा कि अधिशोषण चाहे वह भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान मतलब उसकी एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है। ये मतलब कि इस प्रक्रिया में होने पर तंत्र से ऊष्मा का विसरण होता है, या मैं कह दूं उस ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसलिए ताप बढ़ने पर अधिशोषण भौतिक अधिशोषण के लिए तो कम होता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण के लिए सर्वप्रथम ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और बाद में रासायनिक बंध टूटने की वजह से अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है। रासायनिक अधिशोषण में सर्वप्रथम ताप बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा इसलिए बढ़ती है क्योंकि शुरू में सक्रियण ऊर्जा उसे ताप बढ़ने से ही मिलती है, इसलिए धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता है। परंतु बाद में जब एक बार रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात भी यदि हम ताप का मान बढ़ाते रहते हैं तो फिर रासायनिक बंध टूटने की वजह से रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया धीमी होने लग जाती है। यहाँ तक हमने देखा कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के क्या प्रकार हैं, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, दोनों में मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं। जैसा कि हमने जाना कि भौतिक अधिशोषण प्रमुखतया वान डर वाल्स बंधों के कारण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। इसलिए दोनों में काफी अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं, अतः यह विशिष्ट प्रकार का है, जबकि भौतिक अधिशोषण केवल वान डर वाल्स बंधों के कारण होता है, इसलिए यह अविशिष्ट प्रकार का होता है। यहाँ पर किसी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है, अतः यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, गैसों के क्रांतिक ताप का प्रभाव, ये भी हमने जाना। यहाँ पर प्रमुख कारक जो कि ताप का प्रभाव है, ये हमने देखा कि भौतिक अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ने के साथ साथ घटती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा सर्वप्रथम बढ़ती है, बाद में उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधों का निर्माण होता है, तो रासायनिक बंध बनने के लिए एक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि
ताप बढ़ने के साथ साथ उन्हें सेकंड ऊर्जा मिलती है, इसलिए सर्वप्रथम रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ने लगती है। परंतु जहां पर रासायनिक अधिशोषण पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात यदि ताप को बढ़ाया जाता है तो चूंकि रासायनिक बंध टूटने लगते हैं, इसलिए रासायनिक अधिशोषण भी कम होने लगता है। हमने यहाँ तक भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण के बारे में अध्ययन किया। दाब का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर हम कुछ अधिशोषण समतापीय वक्र का अध्ययन भी करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अधिशोषण समतापीय वक्र से अभिप्राय है कि अधिशोषण की दर का दाब के साथ अध्ययन करना, परंतु इस प्रक्रिया में ताप को नियत रखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैस का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतः x/m से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर x/m क्या है, इसको हम सीधा सीधा अधिशोषण की दर भी कह सकते हैं, क्योंकि x अधिशोष्य के भार को प्रदर्शित करता है जबकि m अधिशोषक के भार को प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर x/m अधिशोषण की मात्रा को भी प्रदर्शित करता है। सैद्धांतिक रूप से x/m जो कि अधिशोषण की मात्रा है दाब के समानुपाती होती है एवं इस प्रक्रिया के दौरान ताप को नियत रखा जाता है, इसीलिए इसे समतापीय वक्र भी कहते हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, इसमें y अक्ष पर x/m लिया हुआ है जबकि x अक्ष पर दाब लिया हुआ है और यहाँ पे तीन वक्र खींचे गए हैं, जहां पर एक वक्र 195 केल्विन ताप पर है जबकि दूसरा 244 केल्विन ताप पर, तीसरा 273 केल्विन ताप पर। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ताप को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे x/m का मान कम होता चला जा रहा है। मतलब यह है कि 195 केल्विन ताप जो कि एक निम्न ताप है उस पर अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक है, जबकि 273 केल्विन ताप जो कि एक अधिकतम तापमान है उस पर x/m का मान न्यूनतम है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप का मान बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा कम होती चली जाती है। समतापीय अधिशोषण यहाँ पर दो प्रकार से पढ़ना है। पहला है फ्रेंडलिच समतापीय अधिशोषण। यह मुख्यतया भौतिक अधिशोषण को समझाता है। यहाँ पर अधिशोषक के रूप में ठोस पदार्थ लिए जाते हैं जबकि अधिशोष्य के रूप में गैसीय पदार्थ लिए जाते हैं। इसका जो समीकरण है जो इसने व्युत्पन्न किया है वह है x/m बराबर Kp⁴ यहाँ पर k एवं n एक स्थिरांक है जो अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति के साथ साथ ताप पर भी निर्भर करते हैं। इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कुछ शर्तों के साथ x/m दाब की घात 1/n के समानुपाती होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि उक्त समीकरण का लघु गुणक लिया जाए तो हम देख सकते हैं कि log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। यहाँ से इस समीकरण को देख करके हम यह बता सकते हैं कि यह एक रेखीय समीकरण का प्रारूप है जिससे अंतःखंड एवं रेखा का जो ढाल है वो हमें कुछ महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी देगा। फ्रेंडलिच समतापीय अधिशोषण में हम इस वक्र को देखेंगे जिसके x एक्सिस पर log p लिया हुआ है जबकि log x/m y अक्ष पर लिया हुआ है। यह एक रेखीय समीकरण के लिए बनाया हुआ वक्र है जिसका अंतःखंड हमें एक नियतांक log k की जानकारी देता है, जबकि इस रेखा का ढाल 1/n हमें n की मान के बारे में बताता है। 1/n का मान 0 से 1 के मध्य कुछ भी हो सकता है। सामान्यतया 1/n का मान 0.1 से 0.5 के मध्य होता है। यदि इसी भौतिक अधिशोषण जो फ्रेंडलिच द्वारा अध्ययन किया गया था द्रव माध्यम में लिया जाए, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अधिशोष्य द्रव अवस्था होगी जबकि अधिशोषक ठोस अवस्था होगी। तो हम इसमें मुख्य अंतर यह देखेंगे कि यहाँ पर द्रवीय अवस्था में जो कि एक अधिशोष्य है में दाब के स्थान पर सांद्रता का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि चारकोल एक अधिशोष्य है जबकि रंजकीय विलयन एक द्रव्य अवस्था जो कि अधिशोष्य को
प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार समतापीय अधिशोषण का दूसरा प्रकार है लैंगम्यूर समतापीय वक्र। यह मुख्यतः रासायनिक अधिशोषण को प्रदर्शित करता है। और एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि लैंगम्यूर समतापीय वक्र केवल एक परतीय अधिशोषण होता है। इसका मतलब यह है कि रासायनिक अधिशोषण, जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अधिशोषण एक परतीय अधिशोषण होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय अधिशोषण होता है। सन 1916 में लैंगम्यूर ने यह परिकल्पना दी कि अधिशोषित गैस एक अणु से ज्यादा गहराई वाली परत नहीं बना सकती, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण होने के लिए अधिशोषक की जो सतहीय साइट होती है उस पर इनका रासायनिक बंध बनाना आवश्यक होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण में इस प्रकार का कोई बंध हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भौतिक अधिशोषण में बहुपरतीय अधिशोषण होता है, जबकि यहाँ यह केवल एक परत तक ही सीमित रहता है। क्योंकि दूसरा परिकल्पना यह है कि अधिशोषित अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता एवं सतह पर उपस्थित कोई भी साइट इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी पड़ोसी साइट अधिशोष्य से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। अधिशोषित अणुओं और मुक्त अणुओं में गतिक साम्य रहता है। मतलब क्या कि अधिशोषण की दर एवं वाष्पीकरण की दर एक दूसरे के साम्य में होती है। अधिशोषण का मतलब अधिशोष्य अधिशोषक पर अधिशोषण दिखाता है, जबकि वाष्पीकरण का मतलब कि अधिशोषित हो चुके जो अणु है वो वापस विशोषित हो जाते हैं। तो दोनों के मध्य एक गतिक साम्य बना रहता है। रासायनिक अधिशोषण होने के लिए अधिशोषक की सतह पर उपस्थित साइट जो अधिशोषण के लिए जिम्मेदार है वो सभी अधिशोष्य अणुओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं। लैंगम्यूर समतापी वक्र जो हमें रासायनिक अधिशोषण अथवा एक परतीय अधिशोषण को समझाता है, वह समीकरण यहाँ पर प्रदर्शित है। यहाँ पर यदि ठोस पदार्थ अधिशोषक के रूप में तथा गैस अधिशोष्य के रूप में लिया जाता है तो व्युत्पत्ति समीकरण निम्न प्रकार है। x/m बराबर AP/1 + HP। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा कुछ शर्तों के साथ दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर A तथा B विशिष्ट ताप पर विशिष्ट निकाय के नियतांक हैं, जबकि यही प्रक्रिया यदि द्रव अधिशोष्य एवं ठोस अधिशोषक के साथ दोहराई जाए तो यह समीकरण में कुछ बदलाव आते हैं। यहाँ पर दाब की जगह हमें C देखने को मिलता है। C यहाँ पर सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि लैंगम्यूर अधिशोषण वक्र भी फ्रेंडली समतापी वक्र का समर्थन करता है, क्योंकि निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के सीधे समानुपाती होती है, जो कि प्रथम कोटि गतिकी को प्रदर्शित करता है, जबकि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है, जो कि हमें शून्य कोटि गतिकी का प्रदर्शन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि लैंगम्यूर समतापी वक्र रासायनिक अधिशोषण एवं एक परतीय अधिशोषण को प्रदर्शित करता है, जबकि फ्रेंडलिच समतापी वक्र बहुपरतीय अधिशोषण अथवा भौतिक अधिशोषण को प्रदर्शित करता है। अधिशोषण के अनुप्रयोग या मैं कह दूं कि इस प्रक्रिया का उपयोग हमें व्यवहारिक जीवन में काफी स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे कि किसी भी स्थान पर यदि हमें उच्च निर्वात उत्पन्न करना है, गैस मास्क का निर्माण करना हो, आर्द्रता नियंत्रण में हो, किसी भी विलयन से रंगीन पदार्थ को हटाना हो, विषमांगी उत्प्रेरण हो, अक्रिय गैसों का पृथक्करण हो, कठोर जल को मृदु करना हो, पानी का विआयनीकरण करना हो, रोगों के उपचार में हो, झाग उत्प्लावन प्रक्रम जो कि मैं कह दूं कि मेटलर्जी का एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है, इत्यादि में हमें अधिशोषण के अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं। आज हमने इस भाग में देखा कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के कितने प्रकार होते हैं, जैसा कि भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण एवं अधिशोषण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अधिशोषण जैसा कि दाब, ताप, अधिशोषक की प्रकृति
एवं साथ ही साथ हमने कुछ समतापी वक्र का भी अध्ययन किया, जैसे फ्रेंडलिच समतापी वक्र, लैंगम्यूर समतापी वक्र। इन दोनों ही वक्र में x/m जो कि अधिशोषण की मात्रा को प्रदर्शित करता है, दाब के समानुपाती होता है। परंतु इस प्रक्रिया में हमें ताप को नियत रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा घटती चली जाएगी। एवं साथ ही साथ हमने अधिशोषण के अनुप्रयोगों का भी अध्ययन किया। हम इसके द्वितीय भाग में उत्प्रेरण के बारे में जानेंगे। उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरण के कितने प्रकार होते हैं, जैसे समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है और उनके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, इस बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।